सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड्स मेड इजी। एम भारती कौशल और आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट इज चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग को कंटिन्यू करेंगे। देखो, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब हमारा इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पे इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे। जैसे हमने पढ़ा था, एक चैलेंज था कि हम अपने कंट्री की यूनिटी कैसे बना पाएंगे क्योंकि हमारी कंट्री डाइवर्स है। सेकेंडली, हमें क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी की हमेशा से डिमांड थी तो हम डेमोक्रेसी कैसे एस्टैब्लिश कर पाएंगे। एंड द थर्ड वाज कि हम सबका वेलबींग कैसे इंश्योर कर पाएंगे। ये तीन जो थे क्वेश्चंस थे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। ठीक है, अब जो सेकंड टॉपिक है ये हम आज शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम हेडिंग को ही समझेंगे। तो देखो, पार्टीशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है, इस टर्म का लिटरल मीनिंग क्या होता है? डिवीजन, है ना, बंटवारा, डिवाइड होना, है ना। देन सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का लिटरल मीनिंग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है अपनी जगह से चेंज हो जाना, मतलब लाइक अपनी पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज कर लेना, है ना, डिस्प्लेस। जैसे सपोज अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा था लेकिन मैंने इसको डिस्प्लेस करके यहाँ रख दिया, तो दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। नाउ थर्ड इज रिहैबिलिटेशन। देखो, रिहैबिलिटेशन को अगर मैं थोड़ा मेडिकल टर्म्स में देखूं तो जैसे सपोज आपको कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, जैसे सपोज आपको कोई नी पे चोट लग गई तो आपको कुछ टाइम रेस्ट का चाहिए होगा ना, जहाँ पे आप थोड़ा रेस्ट करोगे जिस वजह से आपकी जो इंजरी है वो ठीक हो जाए। तो बेसिकली वो टाइम जहाँ पे आप रेस्ट कर रहे हो या जहाँ पे आप रिकवर कर रहे हो उसी को बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। अब इसको पार्टीशन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज किया जाएगा? देखो, पार्टीशन, पहले आपको ये पता होना चाहिए पार्टीशन में बात किसकी हो रही है। बहुत ही फैमिलियर टॉपिक है हमारे लिए। तो बेसिकली ये इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन की बात हो रही है, बेसिकली ब्रिटिश इंडिया की पार्टीशन की बात हो रही है। ठीक है, मतलब अब ध्यान रखना है, पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही टेरिटरी का पार्ट थे। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की टेरिटरी एक ही थी। जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे पहले जो होल इंडिया था ना हमारा, वो ये पूरा था, यहाँ से लेके ये पूरा। ठीक है, दैट वाज हमारा ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? ब्रिटिश इंडिया बोलते थे। याद रखना, पूरी +2 में बहुत काम आएगा कि ब्रिटिश इंडिया में इंडिया प्लस पाकिस्तान दोनों एरियाज आते हैं। तो ठीक है, तो अब इसका पार्टीशन हुआ। पार्टीशन के कारण क्या हुआ था? देखो, जितने भी पाकिस्तान में हमारे हिंदूज थे या हमारे जो सिख्स थे, जितने भी लोग पाकिस्तान में रह रहे थे उनको इंडिया में आना पड़ा था। सिमिलरली जो हमारे जितने भी मुस्लिम्स थे जो इंडिया में रह रहे थे उनको इंडिया से पाकिस्तान में जाना पड़ा था, तो डिस्प्लेसमेंट होगी। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे रिहैबिलिटेशन कैसे आया? अब देखो, इट्स सच अ बिग थिंग, जहाँ पे आप अपना सारा घर बार छोड़ के एक दूसरी टेरिटरी में जा रहे हो जहाँ पे आपको ये भी नहीं पता आप रहने कहाँ वाले हो, है ना। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग, तो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रॉमा टू पीपल। तब उससे रिहैबिलिटेट करने के लिए, दोबारा अपने आप को संभालने के लिए, उस चीज से रिकवर करने के लिए बात की जाती है अबाउट रिहैबिलिटेशन। तो अब देखो, हम ये पढ़ना शुरू करते हैं। सो ऑन 14th and 15th August 1947 not one but 2 nation states came into existence। अब आपको पता है 15th अगस्त को सिर्फ आप ही इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाते हो, एक और कंट्री है जो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाती है, दैट इज पाकिस्तान। ठीक है, सो क्योंकि 14-15 अगस्त मतलब मिडनाइट को इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इंडिपेंडेंस मिली थी, एंड दिस वाज द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया टर्म याद रखनी है। तो ब्रिटिश इंडिया जब भी आता है तो मतलब इंडिया प्लस पाकिस्तान, दैट रेफर्स टू ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, नाउ सो द टू नेशन थ्योरी, ये आपको टर्म याद रखनी है, आपके कीवर्ड की तरह भी काम आएगी। सो द टू नेशन थ्योरी एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग। अब ये मुस्लिम लीग क्या है? मुस्लिम लीग इज बेसिकली ये आपके एक पॉलिटिकल फ्रंट पे आपकी एक ये ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, जो जिसके लीडर जो थे मोहम्मद अली जिन्ना थे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज सीन रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, सो जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी। क्या नाम था उस थ्योरी का? दैट वाज टू नेशन थ्योरी। ठीक है, अब इस टू नेशन थ्योरी के अंदर क्या था? देखो, टू मतलब दो, नेशन मतलब देश, तो दो देश कौन कौन से? यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में तो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही है। सो उन्होंने कहा कि इंडिया में सिर्फ एक लोग नहीं रहते हैं, मतलब सिर्फ एक हिंदूज ही नहीं रहते हैं, बल्कि दो लोग रहते हैं। कौन से हैं वो दो लोग? हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट कंट्री चाहिए, दैट इज पाकिस्तान। ठीक है, सो द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान। लेकिन जो कांग्रेस थी उसने इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया था।
मतलब वो चाह ही नहीं रही थी कि पार्टीशन हो हमारे ब्रिटिश इंडिया का इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. सो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1940 दैट लेड टू क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऐसा क्या रीजन रहा जो हमने पार्टीशन को हाँ किया, या पार्टीशन की बात आई कहाँ से. तो ऑब्वियसली पार्टीशन की बात कहाँ से है ये आप पढ़ चुके हो, दैट इज टू नेशन थ्योरी. उसके अलावा इट वाज द पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. तो अब देखो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग आपस में एक दूसरे से टोटली डिफरेंट थे एट पॉलिटिकल फ्रंट. ठीक है, अगर कांग्रेस किसी डिसीजन को हाँ कर रही है तो मुस्लिम लीग ने उसको ना ही करना है, या वाइसी वर्सा कि मुस्लिम अगर हाँ कर रहे हैं तो कांग्रेस ने हमेशा उस चीज को ना ही करना है. तो सिमिलरली अब जैसे मुस्लिम लीग ने डिमांड की टू नेशन थ्योरी की तो कांग्रेस अपोज दिस. मतलब लाइक इनकी हमेशा से आइडियोलॉजिकल कंफ्लिक्ट, आइडियोलॉजिकल राइवलरी हमेशा से रही थी. इस वजह से पाकिस्तान की बात आई कि पाकिस्तान बनना चाहिए. सिमिलरली सेकंड इज द ब्रिटिश रोल. देखो ब्रिटिश रोल को अगर आप बहुत ही ज्यादा डीप में डिस्कस करेंगे तो फिर आपकी वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा हो जाएगा. तो अभी आप सिर्फ ये सोच लो कि ब्रिटिश रोल के अंडर आपको पता है ब्रिटिशर्स की शुरू से इंटेंशन क्या थी, दैट वाज डिवाइड एंड रूल. इसी की एक पॉलिसी वो हमेशा अपनाते थे. अब किसको डिवाइड करना चाहते थे वो? डेफिनेटली वो हिंदूज और मुस्लिम्स को डिवाइड करना चाहते थे, क्योंकि उनका क्या मानना था, अगर हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी को तोड़ देंगे तो एट द एंड हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहेंगे और इंडिया पे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा. यही उनकी आइडियोलॉजी थी. इसी के चलते भी पाकिस्तान की डिमांड आनी शुरू हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं देवर इन्फ्लुएंसिंग मुस्लिम्स कि आप पाकिस्तान की डिमांड करो. सो आपको मैंने बता दिया है कि ये ब्रिटिश इंडिया का पूरा मैप है. नाउ सो अब इसका एक आपका सब टॉपिक है, दैट इज प्रोसेस ऑफ पार्टीशन. सो इट वाज डिसाइडेड दैट ब्रिटिश इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज. ठीक है, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान. But such a division was not only very painful but also difficult to decide and implement. तो ये यही कह रहे हैं कि ठीक है जो डिवीजन थी वो सिर्फ पेनफुल ही नहीं थी. ऑब्वियसली अब देखो जिन लोगों ने अपने लाइक घरों को छोड़ के जाना उनके लिए वो बहुत लाइक दुख वाली बात है, तो दैट इज पेनफुल. बट एट द सेम टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड एंड इम्प्लीमेंट. मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना ही इतना मुश्किल था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, है ना. कि सिर्फ ये नहीं है कि उन लोगों को ट्रॉमा है कि उन्हें अपना सारा जो है घर बार छोड़ के किसी नई टेरिटरी में जाना है, बट ऑल्सो फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझ नहीं आ रहा था कि यार ये हो क्या गया एकदम से. अभी तो इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात हो रही थी, अब इसमें पाकिस्तान की डिमांड कहाँ से आ गई. सो और ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये एज सच भी आ सकती है फॉर एक्सप्लेनिंग. ठीक है, ये तो इसका जो आंसर है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. सो इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी. अब देखो टर्म को तोड़ो. रिलीजियस क्या होता है? रिलीजन से रिलेटेड. सेकेंड इज मेजोरिटी. मेजोरिटी मतलब मोर देन हाफ, दैट इज अ मेजोरिटी. जैसे सपोज करो अगर कोई प्रोविंस है, लगा लो लाहौर है. ठीक है, अब जो लाहौर है वहां पे अगर सपोज 300 लोग थे, बट उसमें क्या था कि 170 पीपल वर मुस्लिम्स, तो डेफिनेटली दैट एरिया वुड गो टू पाकिस्तान. ठीक है, रिलीजियस मेजोरिटी का जो सिस्टम है वो यही है कि अगर किसी भी रिलीजन की किसी जगह पे मेजोरिटी है, वही वो जो रीजन है वो दूसरी कंट्री के पास चला जाएगा जिसकी भी मेजोरिटी है वहाँ पे. या सपोज करो अभी ये मैंने अगर आपको लाहौर कहा तो सपोज करो महाराष्ट्र है. महाराष्ट्र में अगर 450 लोग थे, 450 का हाफ कितना हो गया? 2 and 5 225. सपोज करो यहाँ पे जो है हिंदूज वर 250, तो डेफिनेटली दैट एरिया वुड रिमेन विद इन इंडिया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंदूज की मेजोरिटी है, तो रिलीजियस मेजोरिटी के चलते ही इन्होंने जो है डिवीजन की थी. सो दिस बेसिकली मेंट that areas where Muslims were in majority would make up the territory of Pakistan and the rest was to stay within India. Done? So now देखो अब आप कहोगे यार ये तो बहुत सिंपल है, इसमें चक्कर ही क्या है, ऐसा करते रहो, ऐसे तो बहुत आसान है करना रिलीजियस मेजोरिटी के चलते. बट एक्चुअली इट वाज रियली डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. व्हाई वाज इट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट वो हम अब डिस्कस करेंगे. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट वर द डिफिकल्टीज that came on our way while partitioning British India into India and Pakistan. So first thing, और जो आपकी जो पिछली स्टेटमेंट थी ना कि आइडिया बहुत ही पेनफुल था बट एट द सेम टाइम डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट था,
उसका भी आंसर यही है। जो डिफिकल्टीज हम आगे पढ़ेंगे ना 4 पॉइंट्स हैं इसके, और ये 4 मतलब रट्टा मार लो और कुछ नहीं, रट्टा मार लो, ये पक्का आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी पिछली स्टेटमेंट थी ना कि वो पेनफुल ही नहीं था बल्कि इंप्लीमेंट करना मुश्किल था, उसका भी आंसर यही है। और वैसे भी कि व्हाट वर द डिफिकल्टीज दैट केम इंडियाज वे, जब पार्टीशन हो रहा था, उसका भी आंसर यही है। अब देखो, फर्स्ट इज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। देखो किसी भी चीज को बांटना आसान है जब लाइक आपके पास लाइक हर चीज पकी पकाई है, जहाँ पे जैसे आपको पता है कि सिर्फ एक ही एरिया है जहाँ पे मुस्लिम्स ज्यादा हैं या जहाँ पे मुस्लिम्स की मेजोरिटी है, वहां पे आप उसको अलग से कर दो, दैट वाज इजी। बट एक्चुअल में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इट वाज नॉट इजी टू डू दैट। क्यों? क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं था कि हाँ भाई वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ मुस्लिम की मेजोरिटी है। Muslims too were, you can say, equally distributed all over British India. So first of all, there was no single belt of Muslim majority area in British India because there were 2 areas of concentration. क्यों? क्योंकि 2 areas थे Muslims की concentration के, one in the west and one in the east, ठीक है। एक east side में था, एक west side में था, and there was no way these 2 parts could be joined, ठीक है। ये देखो, आपको मैं ये दिखाई दूं कि जैसे सपोज उस टाइम पे क्या था कि एक तो ईस्ट साइड में था जहाँ पे मुस्लिम्स की बहुत ज्यादा मेजोरिटी थी, एक मिनट, ठीक है, एक तो ईस्ट साइड में था जहाँ मुस्लिम्स की बहुत ज्यादा मेजोरिटी थी। सिमिलरली एक वेस्ट साइड में था जहाँ पे मुस्लिम्स की बहुत ज्यादा मेजोरिटी थी। अब देखो, क्या ये 2 एरियाज आपस में मिल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं मिल सकते, ठीक है। कोई तरीका है ही नहीं जिससे ये दोनों जुड़ जाएं, क्योंकि बीच में इतना सारा ये जो एरिया है ये सारा तो हिंदू मेजोरिटी का है। तो अब देखो फिर क्या हुआ कि yes, eventually it was decided that the new country, that is Pakistan, will comprise 2 territories, that is West and East Pakistan, separated by a long expanse of Indian territory। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि उस टाइम पे फिर पाकिस्तान की 2 टेरिटरीज थी। देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा भी है इन्होंने कि ये आपका वेस्ट पाकिस्तान है, ये आपका ईस्ट पाकिस्तान है। अब आप कहोगे यार ये तो हम बांग्लादेश देखते हैं आज के टाइम में। यस, इट वाज बांग्लादेश ऑफ दैट टाइम, ठीक है। उस टाइम पे क्या था, ये बांग्लादेश ही था। मतलब उस टाइम पे एक्चुअली ये पाकिस्तान का ही पार्ट था जब पार्टीशन के इमीडिएटली बाद, क्योंकि ये रिलीजियस मेजोरिटी का चक्कर था। बट उसके बाद ना कुछ टाइम के बाद यहाँ पे पाकिस्तान और मतलब पाकिस्तान और जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में एक वॉर हो गई थी, जिस वजह से एट द एंड बांग्लादेश बना था। इसकी जो पूरी थ्योरी है ना वो सारी आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे और वहीं पे हम इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ठीक है। तो अभी बस ये समझ लो कि जो बांग्लादेश है ना आज के टाइम का, वो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था, बस, ठीक है। कीप दैट इन माइंड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमने देख लिया ना कि फर्स्ट जो रीजन था वो ये था कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया की कोई एक सिंगल बेल्ट नहीं थी, जिस वजह से एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान बना और एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया। नाउ और उसके सेंटर में क्या होगा, इंडिया होगा हमारा। नाउ सेकेंड इज नॉट ऑल मुस्लिम्स वांटेड टू गो फॉर पाकिस्तान, कि हर मुस्लिम भी नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान में जाए। बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे भी थे जो चाहते थे नहीं यार हम विद इन इंडिया रह के भी खुश हैं, या पार्टीशन करो ही मत। जैसे इसका आपका एग्जाम्पल दिया गया है खान अब्दुल गफ्फर खान, ही इज द फर्स्ट फॉरेन रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो जो खान अब्दुल गफ्फर खान है, ही वाज एन अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। अब व्हाट इज नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस? तो ये वाला, एक मिनट, सो ये जो एरिया आपका ये, दैट इज ऑल योर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। एक मिनट, ये दिखा नहीं होगा। सो यस, ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है। नाउ तो ये यहाँ के लीडर थे खान अब्दुल गफ्फर खान। तो ये जो है इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्कर के लिए। सो हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी, और ये इनका निकनेम ही है बेसिकली। तो इट इज खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। सो ही वाज एन अनडिस्प्यूटेड लीडर, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनके लीडर बनने से, ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। एंड दैट he staunchly opposed the two nation theory, मतलब कहने को मुस्लिम लीग ने दी थी वो थ्योरी, बट इन्होंने भी उस थ्योरी को अपोज किया क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान अलग बने। बट हिज वॉइस वाज सिंपली इग्नोर्ड एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस वाज मेड टू मर्ज विद पाकिस्तान। की चाहे उन्होंने कितना अपोज किया इस थिंग को, बट आज के टाइम में आपको पता ही है पाकिस्तान है, तो डेफिनेटली उनकी बात को नहीं सुना गया होगा। एंड दैट
कि आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है ये भी पाकिस्तान का पार्ट बन गया। नाउ थर्ड डिफिकल्टी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिकल्टी इज द पंजाब एंड बंगाल प्रॉब्लम। ये आपका मैप में पूछ लेते हैं कि कौन से दो प्रोविंसेस थे जहां पे सबसे ज्यादा मुश्किल आई पार्टीशन के टाइम पे। तो देखो पंजाब और बंगाल के केस में क्या था, that two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had large areas where non-Muslims were in majority। जैसे सपोज अगर आपका ये पंजाब है, ठीक है, और उसी के साथ साथ ये बंगाल है, तो यहाँ के केस में क्या है कि बहुत सारा एरिया है जहाँ पे मुस्लिम्स मेजोरिटी में है, तो आपको हो गया तो पाकिस्तान को दे दो। बट द प्रॉब्लम इज एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत सारे वो एरियाज भी है जहाँ पे हिंदूज आर इन मेजोरिटी, तो हम इसको पाकिस्तान को भी कैसे दे दें, हमें तो इंडिया के पास रखना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम थी। So eventually it was decided that these two provinces would be bifurcated मतलब divided according to the religious majority, again वही मुस्लिम्स हिंदूज के टर्म्स में, at district and even lower level। पहले तो हम कह रहे थे कंट्री वाइड लेवल पे करो आप रिलीजियस मेजोरिटी, बट अब कहा जा रहा है प्रोविंस के बेसिस पे भी आप या बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी आप यहाँ पे रिलीजियस मेजोरिटी कर दो। बट द डिसीजन could not be made by the midnight of 14th and 15th August, and thus it meant that a large number of people did not know on the day of independence whether they were in India or Pakistan, and thus this caused the deepest trauma। कि प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है मान लिया कि भैया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आप रिलीजियस मेजोरिटी के बेस पे हिंदू मुस्लिम को बांट दो एंड दैट इंडिया पाकिस्तान को बांट दो, बट वही अब ये डिसीजन इतनी जल्दी तो नहीं लिया जाता ना, सर्वे को इतनी जल्दी हो जाता है, नहीं होता। तो इस वजह से जब आप हमारा 15 अगस्त का दिन था ना 1947 का, बहुत सारे लोगों को बेचारों को यही नहीं पता था कि भाई हम कहाँ के हैं, ठीक है, हम इंडिया में रहने वाले हैं, हम पाकिस्तान में जाने वाले हैं। तो उनको बेसिकली इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी उनको खुशी नहीं मिल पाई। नाउ नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज। बहुत ही सिंपल इजी गोइंग है ये, देखो। सो दिस वाज रिलेटेड टू द फोर्थ एंड मोस्ट इंट्रैक्टेबल ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। मतलब सबसे बड़ा जो बेसिकली सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, सबसे ज्यादा पेनफुल जो है वाज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज। कैसी थी, तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट इज लैक्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन एरियाज दैट वर नाउ इन पाकिस्तान एंड इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स ऑन द साइड ऑफ पंजाब एंड बंगाल ऑफ इंडियन प्रोविंस फाउंड देमसेल्व्स ट्रैप्ड। कि जैसे सपोज ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका इंडिया है, ठीक है, तो अब ये जो पाकिस्तान है यहाँ पे जितने भी हिंदूज हैं या जितने भी सिख्स हैं, सिमिलरली इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं, अब इनको तो अपने प्लेसेस चेंज करने थे ना, इनको अपनी कंट्री में जाना था, तो ऑब्वियसली ये ट्रैप हो गए। क्यों? क्योंकि अब देखो पंजाब और बंगाल की प्रॉब्लम के केस में क्या पंजाब और बंगाल के केस में क्या प्रॉब्लम थी, यही तो प्रॉब्लम थी ना कि वो जो डिसीजन है वो इंडिपेंडेंस डे वाले दिन तो ले ही नहीं पाए थे वो। तो क्या हुआ कि जितने भी पंजाब में, मतलब जो इंडिया वाले पंजाब में जितने मुस्लिम्स थे वो भी ट्रैप हो गए। सिमिलरली दूसरी साइड से जितने भी लाहौर साइड में जितने भी हिंदूज थे, सिख्स थे, वो भी ट्रैप हो गए। तो they were undesirable aliens in their own homes। मतलब एलियन का क्या मतलब होता है? एलियन होता है फॉरेनर, कि भाई ये हमारे यहाँ पे कर क्या रहे हैं, मतलब लोग इनको विद इन देयर ओन होम्स कह रहे थे कि बस अब ये जाएं, ये अपनी दूसरी कंट्री में जाएं, यहाँ नहीं रह सकते ये। तो देखो कितने दुख की बात है जब लाइक वो सालों से उनके एंसेस्टर्स भी एक जगह पे रहे हैं और सडनली उनको कह दिया जा रहा है जाओ ये तुम्हारा एरिया नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है यहाँ पे। सो इट कॉज अ लॉट ऑफ पेन। So they were undesirable aliens in their own homes in the land where they and their ancestors had lived for centuries. So as soon as it became clear that country was going to be partitioned, the minorities became the easy targets of attack. तो जब जैसे पता ही था पार्टीशन होना है, तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ पीसफुली नहीं होती है, मोस्टली नहीं हो पाती है, एंड रिलीजन के केस में तो वैसे भी नहीं हो पाती है। तो डेफिनेटली वायलेंस तो होनी थी, एंड ज़्यादातर लोग माइनॉरिटीज़ को ही अटैक कर रहे थे। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटीज़ वर द लास्ट पीपल जो कि ट्रैप रह गए थे ना बिटवीन द टू बॉर्डर्स। तो इस वजह से बेसिकली इनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया। सो मेनी ऑफ देम वर इवन किल्ड। नो वन हैड एनी प्लान्स फॉर हैंडलिंग दिस। और किसी ने सोचा ही नहीं कि भाई वायलेंस भी तो होएगी, ये इसको कंट्रोल कैसे करना है। पहले इनको पॉलिटिकल लीडर्स को क्या लगा, देखो पॉलिटिकल लीडर्स इज लाइक भाई हमें तो जजमेंट दे देनी है, आगे तो अपने आप हो जाना है जो होना है। तो दे डिड नॉट थिंक
कि भाई अगर वायलेंस हुई तो हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो इन्होंने शुरू में सोचा कि चलो अगर होएगी भी, थोड़ी बहुत होएगी, हम कंट्रोल कर लेंगे। बट एक्चुअल में जब वो होनी शुरू हुई ना, तो इट वाज सो यू कैन से मैसिव कि इट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, कोई कंट्रोल कर ही नहीं पाया। एंड दैट कि ये जो आपकी माइनॉरिटीज थी, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, एंड दैट दे हैड टू लीव देयर होम्स, लीव देयर नेटिव कंट्रीज। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट प्रॉब्लम थी। तो 4 प्रॉब्लम्स पड़ी हैं, चारों की 4 अच्छे से लर्न करना। नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, नॉट ऑल मुस्लिम वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, then third is Punjab Bengal problem, and fourth is problem of minorities, very important for 4 marker. Now next is आपका consequences। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो वो डायरेक्ट ही आता है कि डिफिकल्टीज बता दो एंड साथ के साथ कॉन्सिक्वेंसेज बता दो पार्टीशन के क्या रहे। या हाँ, कई बार ये भी होता है अकेली डिफिकल्टी पूछ लेते हैं, अकेले कॉन्सिक्वेंसेज पूछ लेते हैं। तो ये जितने भी 2 क्वेश्चन है ना, डिफिकल्टीज के आपके पास 4 पॉइंट है, कॉन्सिक्वेंसेज के एटलीस्ट 6 पॉइंट्स आप प्रिपेयर करना ही करना। 6 नंबर में आ जाता है कई बार क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। The year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population that human history had ever known। तो बेसिकली वही है, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट अगर कभी हुई है ना विद इन आवर ओन कंट्री, तो वो पार्टीशन के टाइम पे ही हुई है। तो देखो, सो देयर वर किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज। देखो ये मैंने एज अ काइंड ऑफ आपकी कैप्शन के लिए कलर में रखे हैं कुछ पॉइंट्स। सो killings and atrocities on the both sides of the border because in the name of religion people of one community ruthlessly killed and maimed the people of another community। कि क्योंकि पार्टीशन हो रहा था तो वायलेंस तो होनी थी, एंड वायलेंस के टाइम पे क्या है कि हर कोई ना रिलीजन के नाम पे एक से दूसरे लोगों को मारे जा रहा था कि भाई वो हिंदू का है तो हम इसको मार देंगे, भाई वो मुस्लिम का है तो बस उसको मार दो। तो बेसिकली ऑल ऑफ दोस थिंग्स, तो किलिंग्स और एट्रोसिटीज बहुत ही ज्यादा हाई थी। ठीक है, आप देखोगे जो नंबर है, आई थिंक इट्स 5 to 10 lakh or 10 to 15 lakh people that were killed in partition related violence। बहुत बड़ा नंबर है ये। So cities like Lahore, Amritsar and Kolkata became communal zones। अब communal वर्ड भी अच्छे से ना रट लो, क्योंकि ये आगे आने वाले टाइम में बहुत सुनोगे आप ये वर्ड कम्यूनल। देखो, कम्यूनल हार्मनी हम यूज करते हैं। व्हाट डज कम्यूनल मीन? कम्यूनल बेसिकली रिलेट करता है रिलीजन से। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर फेथ के लोग यहाँ रहेंगे। ठीक है, वैसे ही अब जो है आपका लाहौर था, अमृतसर था, कोलकाता था, ये कम्यूनल जोन बन गया। मतलब कि जैसे सपोज लाहौर है, लाहौर में मुस्लिम्स की ज्यादा मेजोरिटी है, तो डेफिनेटली ये एरिया सिर्फ मुस्लिम्स का है, यहाँ हिंदू आएंगे ही नहीं। सिमिलरली अमृतसर है, अब यहाँ पे सिख हैं या व्हाटसोएवर इंडियंस हिंदूज हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुस्लिम्स नहीं आएंगे। तो ऐसा केस बन चुका था हमारा पार्टीशन के टाइम पे कि कम्यूनल जोन्स बन गए। सो मुस्लिम्स अवॉइड गोइंग इनटू एरियाज वेयर हिंदूज और सिख्स वर लिविंग, and similarly Hindus and Sikhs stayed away from areas of Muslims predominance। ठीक है, दोनों ही केस में यही है। Now next is forced to abandon their homes। ठीक है, अब किसको अपना घर छोड़ना पड़ा था, हमने अभी पीछे पढ़ा, that is the minorities। So forced to abandon their homes and move across the borders, people went through immense sufferings। बहुत sufferings थी जब उनको एक border crossing को पार करना था। So minorities on both sides of the border fled their home and often secured temporary shelter in refugee camps। तो जितने भी minorities थी obviously अब उनको border crossing के थ्रू जाना ही है, तो obviously उनको अपना जो घर है वो छोड़ना पड़ेगा पीछे ही। And that is what happened। and उनको कहाँ रहना पड़ा? दूसरी कंट्री में जाके, मतलब बेसिकली दूसरी कंट्री की टेरिटरी में जाके in the refugee camps। Now yes, so and even the police and administration were not helping them and they had to cross the border by foot along with their own lodgings and goods। बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी लोगों की मदद नहीं कर रही थी, क्योंकि पुलिस भी यूजुअली इन मैटर्स में घुसना नहीं पसंद करती है जो रिलीजन के टर्म्स में आ जाता है। जब रिलीजन रिलेटेड वायलेंस हो रही है तो ऑब्वियसली व्हाई वुड पुलिस इंटरफेयर, उनको भी अपना देखना ही होता है एट द एंड। सो during their journey to new border crossing they were either attacked, killed or raped। और इतना रिस्की था उनके लिए आना जाना भी कि उनको रास्ते में मार देते थे, वो शायद अपने बॉर्डर क्रॉसिंग पे पहुंच ही नहीं पाते थे। वुमेन का जो सबसे ज्यादा जो एक्सट्रीम केस था was that they had to suffer a lot because they were made to convert their religion of the abductor and were forced to marriage। बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी कि वुमेन को ना रास्ते में लोग किडनैप कर रहे थे।
ठीक है। अब जब वो किडनैप कर लेते थे फिर वो क्या कहते थे, अपना रिलीजन बदल लो, ठीक है। जैसे मे भी अगर हिंदूज का केस है या मुस्लिम्स का केस है व्हाट्सएवर, तो जैसे वो वुमेन को किडनैप कर लेते थे वो कहते थे चलो अपना रिलीजन बदल लो, ठीक है, एंड फोर्स्ड इनटू मैरिज, फिर उनसे शादी कर लेते थे। एंड इन मेनी केसेस women were killed by their own family members to preserve the family honor। तो कई बार क्या होता था कि क्योंकि देखो फैमिली नहीं देख सकती ना कि उनकी खुद की जो है घर की वुमेन के साथ ऐसे अबडक्शन हो रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या करते थे कि वो खुद ही अपनी घर की वुमेन को मार देते थे ताकि अपना फैमिली ऑनर बचा रहे कि हम तो बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है, व्हाट्सएवर। सो मैनी चिल्ड्रन वर इवन सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इस पॉइंट को आप अलग कर लेना कि मैनी चिल्ड्रन जो है, मतलब बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे भी अपने पेरेंट्स से अलग हो गए थे। दोज हु डिड मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर फाउंड दैट दे हैड नो होम। और अगर कुछ बच्चे जो हैं बॉर्डर क्रॉस कर भी पाए, उनको ये नहीं पता था भाई हमारा घर कहाँ है ना। So for lakhs of these refugees, the country's freedom meant life in refugee camps and for months and sometimes years till the condition improved। तो एक्चुअल में अब ऑब्वियसली उन्होंने ये तो कभी भी नहीं सोचा था, nobody had ever anticipated कि भाई जो कि हमें इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी हमें रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ेगा। लोग सोचते होंगे यार इससे बेटर तो हम जहाँ पहले रह रहे थे वहाँ ठीक थे। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रॉमा था उस टाइम पे कि मतलब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी हम रिफ्यूजी कैंप्स में रह क्यों रहे हैं बेसिकली, है ना। नाउ नेक्स्ट, सो व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन में, ये आपका एक पॉइंट है, ये सिर्फ एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट है कि जो जितने भी राइटर्स, पोइट्स या फिल्म मेकर्स थे इंडिया या पाकिस्तान के, मतलब बेसिकली जितना भी फिल्म इंडस्ट्री वाले थे, उन्होंने जितनी भी पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस हुई, किलिंग हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई, उसको एक्सप्रेस किया इन अ वे द डिवीजन ऑफ हार्ट्स, जो कि टर्म यूज की थी इवन द सर्वाइवर्स ने। मतलब एक्चुअल में जो सर्वाइवर्स थे ना उस बॉर्डर क्रॉसिंग को पार करने वाले जो थे, उन्होंने ही इस टर्म को यूज किया था और फिल्म मेकर्स ने अपनी बुक्स में, फिल्म्स में, नॉवेल्स में इसी टर्म को यूज भी किया था, डिवीजन ऑफ हार्ट्स। नाउ the partition was not merely a division of property, liability and assets or a political division of country and administrative apparatus. Apart from that, it was a division of financial assets and simple things like table, chair, paper clips। कि ये नहीं है कि पार्टीशन का मतलब है कि लोगों की प्रॉपर्टी बट रही है, लोगों की जो भी चीजें उनके पास है वो उनके हाथ से जा रही है। नो, इवन छोटी छोटी चीजें, टेबल चेयर जैसी डिवीजन है ये, ठीक है। जो एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट है उनका डिवीजन है कि मे भी हो सकता है वो लोग जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अब उनको इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करना है, तो बेसिकली एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट का डिवीजन है। सो इवन द रेलवेज वर डिवाइडेड। सो इट वाज अ वायलेंट सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज हु हैड हितहर्दो लिव टुगेदर एज नेबर्स। हितहर्दो क्या होता है कि टिल नाउ, मतलब अब तक जिन्होंने इतने समय तक एक साथ रहे थे एकदम से वो बट गए हैं। एंड देखो ये आपकी फिगर आई गई है कि 80 लाख पीपल को माइग्रेट करना पड़ा था एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन एंड दैट 5 to 10 lakh people were killed during that migration। Now let's move further। yes ये आपका एक छोटा सा हल्का सा टॉपिक है, ऐसे नहीं है इसमें कुछ। so even after large scale migration of Muslims to newly created Pakistan, Muslim population in India accounted for 12% of total population। कि बेसिकली कहने को इतनी सारी जो है माइग्रेशन हो गई थी मुस्लिम्स की टू पाकिस्तान, स्टिल मुस्लिम्स की पॉपुलेशन हमारे इंडिया में कितनी थी, दैट वाज 12% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। मतलब सभी मुस्लिम्स अभी भी इंडिया को छोड़ के नहीं गए थे। नाउ द मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स इन कॉलोनियल इंडिया। तो अब क्योंकि 12% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन अभी भी विद इन इंडिया थी, तो उस टाइम पे मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम्स को बचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनानी शुरू की। एंड इट वाज इन द फोरफ्रंट ऑफ डिमांड फॉर सेपरेट मुस्लिम नेशन। और मुस्लिम लीग ही तो थी जिसने मुस्लिम नेशन को सेपरेट बनाने की डिमांड सामने रखी थी। सो बट सिमिलरली देयर वर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज हिंदूज। अब ऑब्वियसली देखो वो कहेंगे कि अगर मुस्लिम्स अपने ट्रस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, पार्टीज बना सकते हैं, तो क्या हिंदूज इंडिया को अपना हिंदू नेशन बनाने के लिए क्या ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बनाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। सो बट most of the leaders of national movement believed that India must treat everyone equally and that
India should not be a country that gave superior status to adherents of one faith and inferior to those who practice another religion. अब देखो ऑब्वियसली जब इंडिया में भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी जो इंडिया को हिंदू नेशन बनाने की कोशिश कर रही थी, तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने कहा भाई देखो हम इंडिया को ऐसी कंट्री नहीं बनाना चाहते जहाँ पे सिर्फ हम अपने हिंदू रिलीजन को सुपीरियर बताएं। हम इंडिया हैं, हम सेक्युलर कंट्री हैं, जिस वजह से हम हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो लिखी हुई है, बड़ी सुंदर लाइन लिखी है कि हम किसी को भी सुपीरियर स्टेटस नहीं दे सकते ऑफ वन फेथ, कि अगर वो हिंदू है तो ही वो सुपीरियर है। हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। एंड इन्फीरियर टू दोज हु प्रैक्टिस अनदर रिलीजन, या किसी का रिलीजन अगर हिंदू से अलग है तो वो सुपीरियर नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नाउ all citizens would be equal irrespective of their religious affiliation, कि सभी citizens जो हैं equal रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या अपना religion से associated है। Now, being religious or a believer would not be a test of citizenship, कि आप किसी religion को मान भी रहे हो, या you can say आप हो ही नहीं, आप नास्तिक हो। At that time even आपका इससे कोई भी सिटीजनशिप का टेस्ट नहीं है कि अगर आपको इंडिया में रहना है तो आपको कोई ना कोई रिलीजन मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा इंडिया सेक्युलर है, वो सबको अलाउ करता है कि वो अपने हिसाब से रह सके अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग। सो दे चेरिश देयरफॉर द आइडियल ऑफ सेक्युलर नेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कि सेक्युलर नेशन हो जहाँ पे हम हर रिलीजन को इक्वल मानेंगे, हम किसी रिलीजन को एक्स्ट्रा फेवर नहीं करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। So the ideal was enshrined in the Constitution of India, where the persons of all the religions would be treated equally. तो वही है कि हमने एक सेक्युलर नेशन का कॉन्सेप्ट लिया एंड उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाला है। ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में होने की वजह से ही आज वो वाइडली एक्सेप्टेड है हमारे पूरे इंडिया में। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टॉपिक पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। थोड़ा लेंदी हो गया आई नो, बट ये आपको एक बार इतना इन डेप्थ पढ़ा दिया गया है कि अगर आप इसको थोड़ा सा रीडिंग भी करोगे ना, अब आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, so for this, thank you very much and stay tuned for the next video.